तो नमस्कार दोस्तों, अमरकंटक यात्रा वृतांत के इस दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। कपिलधारा, दूधधारा, सोनमुड़ा, माँ की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, जैन मठ और भी बहुत कुछ, कबीर का चबूतरा, यहाँ पर बहुत से ये रमणीय स्थल हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त हो। अमरकंटक के इस सफ़र में हमारा अगला पड़ाव है कपिलधारा। कपिलधारा वाटरफॉल हम जा रहे हैं, जो कि अमरकंटक से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह हमने स्नान किया, उसके पश्चात दर्शन किए, दर्शनों के पश्चात ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकले हैं। ये रास्ता बिल्कुल जंगल के बीचों बीच होके जाता है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर लोअर हिमालयन रीजन में जो पौधे हमें दिखाई देते हैं, वो पौधे इस रास्ते में मुझे दिखाई दिए। चीड़ के वृक्ष, जिन्हें हम पाइन ट्रीज कहते हैं, पाइन वुड्स, हमें यहाँ पे देखने को मिला। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है चीड़ के वृक्ष, जिनका इस्तेमाल प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए भी होता है। इसमें से गोंद भी निकाला जाता है। आदिवासी समुदाय इसका इस्तेमाल कई औषधियों के लिए भी करता है। सतपुड़ा के सघन वन और विंध्य पर्वतमाला में जड़ी बूटियों का ऐसा भंडार है, जिसके कारण यह क्षेत्र ऋषियों की हमेशा से तपोस्थली रहा है। ये देखिए कंदमूल फल, भगवान राम वनवास के समय में इसी फल का सेवन करते थे। ये पाइन फूल कितने का दिया? और ये क्या चीज है? ये प्याज, ये किस काम आता है? अच्छा, और ये जटाशंकरी, जटामासी, और ये वज्र घाट, और ये आगे वाली संजीवन बूटी। अच्छा, ये संजीवन बूटी है। अच्छा, आप इसका अर्क भी बेचते हैं क्या? इन सब चीजों का अर्क भी बेचते हैं? अच्छा, इनको सबको वैसे ही बेचते हो खड़े मसाले की तरह ही? इसको कंज्यूम कैसे करते हैं, मतलब लेते कैसे हैं इसको? हम बता देते हैं, सब सामान मिला के दे देते हैं कि इसको तेल बनाना है अपने हाथ से। तो अच्छा, वाला गुलबकौली फूल का ही अर्क बनेगा। ये गुल बकौली, ये किस काम आता है? ये आपके लिए है, मोतियाबिंद बीमारी के लिए। अच्छा, मोतियाबिंद के लिए। और ये सब चीजें जंगली, ये अर्जुन का साल है बीपी के लिए। और ये दांत दर्द के लिए, तेज बल साल। दांत दर्द के लिए क्या चीज बोलते हैं इसको? तेज बल साल। तेज बल साल। जला के मंजन बनाती है। नर्मदा नदी के सफर में यह कपिलधारा इस पर पहला जलप्रपात है। इस झरने की ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 120 फुट का झरना है। इतने दूर आए थे तो झरने के समीप नीचे जाना हमारा बनता था। कहते हैं कि इस झरने में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। इस जल में यहाँ की वनस्पतियाँ घुलती हैं, जिसके कारण इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आती है। इसे कपिलधारा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कपिल महर्षि की यह तपोस्थली रही है। इस झरने के समीप उन्होंने तपस्या की थी। यहीं से लगभग 100-150 मीटर आगे महर्षि दुर्वासा जी की भी तपोस्थली है, जिसे दूधधारा नाम से जाना जाता है। दूधधारा में यह गुफा दोस्तों महर्षि दुर्वासा जी की तपोस्थली है। इसी के समीप दूसरी गुफा भी है, जो कपिल मुनि जी की है। अभी कुछ समय से सुरक्षा कारणों से वह गुफा जो है बंद की गई है। माता नर्मदा नदी का ये स्वच्छ निर्मल जल दूध जैसा यहाँ पर दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि इस स्थान को दूधधारा भी कहा जाता है। और लहरें भी यहाँ पानी की कुछ दूधिया सी लगती है, इसी कारण इसको दूधधारा कहते हैं।
महादेव की पुत्री नर्मदा माता के जल से महादेव का जलाभिषेक यहाँ पर हो रहा है। मेन रोड से ये स्थान 300-350 मीटर की दूरी पर है और रास्ता खराब है। रास्ते में बंदर इत्यादि बहुत हैं। अत्यधिक वर्षा के समय में यहाँ पर चट्टानें अत्यधिक फिसलन वाली हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, महर्षि कपिल मुनि की तपोस्थली और महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली दूधधारा और कपिल धारा के दर्शनों के पश्चात हम यहाँ पर वापस अपनी गाड़ी के समीप आ चुके हैं। नीचे वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया था क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत थी। अत्यधिक शोर होने के कारण वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा मुश्किलात आ रही थी। कपिल धारा और दूध धारा के दर्शनों के उपरांत हमारा अगला पड़ाव था माता की बगिया। मान्यता है कि ये स्थान माता को अत्यधिक प्रिय था और यहाँ पर माता अक्सर प्रवास पर आती थीं। जंगल के बीचों बीच माता की बगिया, जिसे माई की बगिया कहा जाता है, माई की बगिया बहुत ही सुंदर स्थान है। इसी माई की बगिया से माँ नर्मदा जी के पूजा अर्चन के लिए गुलाब कावली का पुष्प आता है। यह पुष्प नेत्र औषधि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है और इसके अर्क का इस्तेमाल मोतियाबिंद के उपचार में होता है। हमने भी यहाँ माई की बगिया में थोड़ा सा समय बिताया, मंदिर की परिक्रमा करी। उसके पश्चात सफ़र के अगले पड़ाव के लिए हम लोग यहाँ से निकल पड़े और अगला पड़ाव था श्री यंत्र मंदिर। श्री यंत्र मंदिर यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। यह सामने जो आप देख रहे हैं यही श्री यंत्र मंदिर है। यहीं के दर्शनों के लिए अब हम आगे जा रहे हैं। यह श्री यंत्र मंदिर का मुख्य द्वार है, बहुत ही सुंदर। सामने 3 मुख दिखाई दे रहे हैं, एक मुख पीछे की ओर है, चतुर्मुख यह मूर्ति सी दिखाई दे रही है। ये 4 महादेवियां हैं। इसके बारे में आगे बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। मंदिर परिसर को पूरा कवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपरी स्थान पर जाना पड़ा। अमरकंटक में आप मेरे पीछे देख रहे हैं श्री यंत्र मंदिर। श्री यंत्र मंदिर के मुख्य द्वार पर जो यह 4 देवियां हैं, ये मुख दिखाई दे रहे हैं, ये 4 देवियों के मुख हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और त्रिपुर सुंदरी माँ भुवनेश्वरी। मुख वाली आकृति के नीचे जो आप ये सुंदर मूर्तियां देख रहे हैं, ये मूर्तियां हैं, इन्हें जोगनियां कहा जाता है। ये जो 4 देवियां हैं, इनकी मुख्य जोगनियां हैं। और अगर मंदिर के इस और गर्भ की तरफ अगर आप इस तरफ गौर करेंगे तो यह श्री यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1991 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन यह जो निर्माण है खासकर गुरु पुष्य नक्षत्र में ही होता है, इसलिए आज तक भी यह मंदिर बन नहीं पाया है। अभी भी इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। अमरकंटक यात्रा वृत्तांत भाग 2 में सफ़र का अगला पड़ाव था सोनमुड़ा। तो हम सोनमुड़ा के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सफ़र करने के पश्चात हम सोनमुड़ा पहुँचे। ये भी एक रमणीय स्थल है। पूरी घाटी का मनोरम दृश्य हम यहाँ से देख सकते हैं। सोनभद्रा नदी का उद्गम स्थान यही है। ये दोस्तों, ये है सोनभद्र का उद्गम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, ये है सोनभद्रा नदी का उद्गम स्थल। इसे सोम उद्गम के नाम से जानते हैं।
अमरकंटक के इस सफ़र में हम अमरकंटक में मौजूद जैन मंदिर और कबीर चबूतरा और कुछ एक और स्थान थे जिनके हम दर्शन नहीं कर पाए। समय की कमी के कारण हमें वापस लौटना था, समय की कमी के कारण हम वहाँ पर नहीं जा पाए। उम्मीद लगाते हैं कि कभी फिर से मौका मिलेगा तो हम कभी अमरकंटक पुनः यात्रा करेंगे, तो इन स्थानों को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पन्ना वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही अत्यधिक अंधेरा हो गया। हमें रात रास्ते में ही कहीं गुजारनी थी, तो शहडोल के समीप एक होटल मिला और वहाँ पर हमने अपनी रात बिताई। कुल मिला के ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। तो दोस्तों, आज हम रुके हैं यहाँ पर शहडोल में ये एक होटल है, होटल अमन पैलेस। यहाँ हम रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। अच्छा है, कमरा बहुत बड़ा है। कमरे में तमाम वो चीज़ें हैं जो एक रोमर को चाहिए, जो एक आदमी जिसे ढूंढता है सफ़र के दौरान। टीवी है, साफ़ सुथरे बेड है, एक छोटा सा फ्रिज भी यहाँ पर है। देखते हैं फ्रिज में कुछ है कि नहीं। फ्रिज में फ़िलहाल कुछ नहीं है। मिनरल वाटर की बोतल और ये यहाँ पर अलमीरा, एसी काम कर रहा है। मतलब कुल मिला के बहुत बढ़िया स्टे होने वाला है ये। तो दोस्तों, अब वापस घर की और कल से वही बैक टू डेली रूटीन, वही ज़िंदगी, वही सफ़र। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। माता नर्मदा महानदी के परिक्रमा की बहुत महिमा है। पुराणों में इसकी परिक्रमा का वर्णन आता है। ये हिंदुस्तान की एकमात्र नदी है, तीर्थ है, जिसके परिक्रमा की जाती है और किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। केवल मां नर्मदा की नदी की ही परिक्रमा होती है। इसका बहुत ही अधिक महत्व है। जिस प्रकार से गंगा स्नान करने से पुण्य प्राप्त होते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार नर्मदा नदी जी के भी स्नान करने से और उनके दर्शन मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा सफ़र जो है अमरकंटक का अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। हम वापस पन्ना आ चुके हैं। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे माँ नर्मदा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एकाएक ये प्लान बना था तो हमने उसे एग्जीक्यूट किया और हम वहाँ पे दर्शनों के लिए गए। और ये माँ की कृपा समझिए कि हम वहाँ से दर्शन करके आए। और मुझे पता नहीं था कि वो 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान है। 5 स्थान तो हिमाचल में ही है। वो उन 5 स्थानों के दर्शन मैं करके आया हूँ, पहले भी हमने किए हैं, लेकिन इस स्थान के दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।